एबीपी न्यूज प्रस्तुत करता है फॉरेंसिक फाइल्स। फॉरेंसिक फाइल्स की हर कड़ी में आपके सामने खुलेगी एक नई कहानी, आपके सामने होगा एक नया केस और आपके सामने होगी केस की फॉरेंसिक पड़ताल। जल्दी करो यार, वो निकल जाएगा। फिक्र मत करो, हम पहुंच जाएंगे। कैसे नहीं चला रहा है? What do you mean? बताओ मैं तुझको। क्या? What do you mean? आप गलत ड्राइव कर रहे हैं। क्या आप गलत ड्राइव कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं आप ये? क्या कर रहे हैं आप ये? चलो रहने दो, इसको छोड़ते हैं। ये रोड रेज का हैरान करने वाला ड्रामा था। कार में सवार सादी वर्दी में पुलिस वालों ने जानबूझकर एक शख्स को टारगेट किया, उसके साथ झगड़ा किया, क्योंकि पुलिस के इस ड्रामे का कनेक्शन एक बड़ी फॉरेंसिक जांच से था। पुलिस फॉरेंसिक एविडेंस के जरिए एक ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व करने की कोशिश में जुटी थी। मर्डर एक लेडी डॉक्टर का हुआ था। हत्या कब और कैसे हुई, हत्या के पीछे कौन था, ऐसे कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। हत्यारा इतना शातिर दिमाग था कि कैमरे की नजर घड़ी की सुई से लेकर कैलेंडर की तारीख को भी धोखा दे दिया। लेकिन फॉरेंसिक साइंस की मदद से यह मर्डर मिस्ट्री कैसे सुलझ पाई, कैसे मर्डरर पकड़ा गया, ये पूरा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन आपके सामने होगा। और फॉरेंसिक पड़ताल में आपके साथ होंगे एबीपी न्यूज के फॉरेंसिक एक्सपर्ट इंद्रजीत राय। ब्लाइंड मर्डर केस मतलब ऐसा केस जिसमें हत्यारा कोई क्लू नहीं छोड़ता, कोई भी सुराग नहीं छोड़ता। वो हत्या को अंजाम देने से लेकर बचने की पूरी प्लानिंग करता है। ये केस भी कुछ ऐसा ही था। हेलो हेलो। लगता है जनाब का आज हॉस्पिटल में दिल नहीं लग रहा। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आज तो काफ़ी पेशेंट है और काम भी बहुत है। तो फिर क्या बात है? मैं सुबह जल्दबाजी में तुमसे कहना भूल गया था। आज रात हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम तैयार है ना? ओह क्या बात है। लेकिन मेरी आज डॉक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस है। हाँ मैं शाम तक फ्री हो जाऊंगी। ओके बाय। हेलो। हाँ भाई साहब, क्या क्या हुआ?
राजेश और उनकी पत्नी सुनीता दोनों डॉक्टर थे। डॉक्टर राजेश जिस वक्त हॉस्पिटल में ड्यूटी पर तैनात थे, उसी दौरान घर में किसी ने डॉक्टर सुनीता की हत्या कर दी। वार्डरोब को अच्छे से चेक करो। आप देखिए, सारे डब्बे खाली पड़े हैं। लगता है कैश और ज्वेलरी की चोरी हो चुकी है। शुरुआती छानबीन में पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि डॉक्टर सुनीता की हत्या लूटपाट के लिए की गई। सुनीता के सिर पर हमला किया गया था। बिस्तर के पास खून फैला था। डॉक्टर सुनीता की हत्या की शुरुआती जांच में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन जब इस केस की फॉरेंसिक जांच शुरू हुई तो कई ऐसे फैक्ट सामने आए जो बेहद सरप्राइजिंग और शॉकिंग थे। डॉक्टर सुनीता की हत्या घर के अंदर हुई। सीन ऑफ क्राइम पर सबूतों को खोजने का एक पूरा का पूरा विज्ञान है। आमतौर पर ऐसे केसों में जांचकर्ता स्ट्रिप और ग्रिड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जांचकर्ताओं ने इस केस में फैसला किया कि वो ग्रिड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इस मेथड में जांचकर्ता एक ग्रिड की शक्ल में पूरे घर से सबूतों को खोजते हैं। जांचकर्ताओं ने घर के हर हिस्से से फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किया। घर के अंदर बायोलॉजिकल सबूतों की सर्चिंग की गई। खून के सैंपल और बालों के नमूनों को सीज किया जाने लगा। फुटप्रिंट देखा जा रहा था ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर इस हत्या में कितने लोग शामिल हैं। डॉक्टर सुनीता की हत्या कैसे और किन हालात में हुई होगी? हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार क्या था? ऐसे कई सवालों के जवाब के लिए जांचकर्ताओं ने डॉक्टर सुनीता की डेड बॉडी की छानबीन शुरू की। सिर में चोट की विजिबिलिटी देखकर लग रहा है किसी भारी हथियार से मारा गया है। इसका डायमेंशन क्या है? 8 सेंटीमीटर की लेंथ है और 3 सेंटीमीटर की डेप्थ है। सर का स्कल पूरा डैमेज है। देखने से ऐसा लग रहा है कि अटैक करने वाला एक ही बार के अटैम्प्ट से इसको मारना चाहता था। बॉडी पर किसी तरह के दूसरे निशान है? रस्सी जैसे निशान दिखाई दे रहे हैं। सर ताजुब की बात है, बॉडी पे कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं है। इसने अपने आप को सेव करने की कोशिश नहीं की। यही बात समझ में नहीं आ रही है। मेडिकल लीगल परीक्षण में सिर्फ शरीर का परीक्षण नहीं होता, बल्कि शरीर से मिले नतीजों को अपराध की संभावनाओं के साथ जोड़कर देखा जाता है। पीड़िता के शरीर पर कोई भी फ्रैक्चर का निशान नहीं था, लेकिन पोस्टमार्टम के नतीजों को अभी लैब में एनालिसिस करना बाकी था। सर बॉडी के बैक टिश्यूज में कुछ बांधे जाने का संकेत है। ये रस्सी जैसा है, शायद लेडी को मारने से पहले बांधा गया था। कमाल है, लेडी को बांधा गया, उस पर हमला किया गया, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। ये बात समझ में नहीं आई। आखिर डॉक्टर सुनीता पर किस तरह हमला किया गया? हमलावर कौन था? इन दोनों सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। इसलिए जांचकर्ता अब सीसीटीवी के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर के हार्ड डिस्क की एनालिसिस करने जा रहे थे। सर ये देखिए, पति के घर से बाहर निकलने के बाद कोई नहीं आया। सर ये देखिए, यहाँ पर पीड़िता जिंदा दिखाई दे रही है और उसके बाद फिर उसका मर्डर हो जाए। कैम 3 और कैम 4 के वीडियो चेक करो। ओके सर। सर इसमें भी कुछ नहीं है, ना ही कोई आता दिखाई दे रहा है, ना ही कोई जाता दिखाई दे रहा है। डॉक्टर राजेश के घर से निकलने के बाद कोई भी घर पर नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? सर कैमरे की फुटेज तो यही बता रही है। क्या बता रही है? ना कोई आया ना कोई गया और एक डॉक्टर का कत्ल हो गया। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से हत्यारे का पता नहीं चल पाया, लेकिन जांचकर्ताओं को यह अंदाजा जरूर हो गया कि मर्डर करने वाले ने सीसीटीवी कैमरे से भी बचने की एक बड़ी चाल चली थी। इस चाल को समझने और पकड़ने के लिए जांचकर्ता अब कैमरों के कवरेज एरिया और उनकी पोजीशनिंग का मैप तैयार करने जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक बार फिर क्राइम सीन पर जाने का फैसला किया। हमें सीन ऑफ क्राइम की 3D स्कैनिंग करनी होगी और कवरेज एरिया एनालिसिस करेंगे। ओके, फ्रॉम देयर, वहां से यहां तक। उसके बाद सेम वहां से
ये देख रहे हैं आप? अब वहाँ से लेकर के ये नीचे जो पॉइंट है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ तक। सर एक कैमरा एंट्रेंस पर लगा है, दूसरा लॉबी पर लगा है, तीसरा बेडरूम में है और चौथा दूसरे बेडरूम में है। इस घर में टोटल 4 कैमरे हैं जो अलग अलग घर के एरियाज को कवर करते हैं। पर किसी भी कैमरे में घर की तरफ आता जाता कोई नजर नहीं आता। दिस इज द क्वेश्चन सर। घर के अंदर 4 कैमरे लगे थे, लेकिन एक भी कैमरे में ये नजर नहीं आ रहा था कि घर के अंदर कौन दाखिल हुआ और कौन निकला। तो क्या हत्यारे ने कैमरे की आंखों को धोखा दे दिया? सर ये हमारा फाइनल रूट है। कैम 1 से 2 ब्लैक स्पॉट एरिया, 2 to 3 ब्लैक स्पॉट एरिया और 3 से 4 ये वाला ब्लैक स्पॉट एरिया। हत्या घर के अंदर इस जगह हुई है, और अगर इस रूट से कोई आए या जाए तो उसे कैमरे नहीं पकड़ पाएंगे। ये वही कर सकता है जिसे कैमरों की पोजीशनिंग और कवरेज एरिया के बारे में पता हो। सीसीटीवी पोजीशनिंग और कवरेज एरिया एनालिसिस के बाद सीन ऑफ क्राइम पर एक ऐसा पैटर्न सामने आ रहा था जिसे देखकर जांचकर्ता हैरान थे। घर के अंदर एक ऐसा रूट बन रहा था जिसके जरिए अगर कोई अंदर आए या बाहर जाए तो वो कैमरे की नजर में नहीं आएगा, यानी कातिल ने यही रूट चुना। लेकिन ये वही कर सकता है जिसे इसके बारे में पूरी जानकारी हो और हत्या से पहले पूरी तैयारी की गई हो। अब जांचकर्ताओं को ये तो पता चल गया था कि हत्यारा किस तरह सीसीटीवी की नजरों से बचा, घर में घुसने के लिए कौन सा रास्ता चुना, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर अपराधी है कौन। चीनी के 2 डब्बे यहाँ पर रखे हुए। खाने की चीज़ों में क्या मिला हो सकता है? इन सवालों के जवाब फॉरेंसिक केमिस्ट्री देती है। इन जवाबों के सहारे ये तय किया जाता है कि आखिर अपराधी ने अपराध को अंजाम कैसे दिया होगा। अपराध को रिकंस्ट्रक्ट करने में भी इन जवाबों से मदद मिलती है। डॉक्टर राजेश के घर से चीनी के 2 डिब्बे मिले। इन डिब्बों को भी इसी कसौटी पर कसा जाना था। एक ही घर में चीनी के 2 डिब्बे क्यों रखे गए थे? घर की मेड ने जांचकर्ताओं को बताया कि वो एक डिब्बे की चीनी से मेम साहब की चाय बनाया करती थी, तो दूसरे डिब्बे की चीनी से डॉक्टर साहब की चाय बनती थी। मेड के मुताबिक साहब ने बताया था कि उन्हें डायबिटीज की शिकायत है, इसलिए शुगर फ्री लेते हैं। ये बात कितनी सच थी, ये जानने के लिए जांचकर्ताओं ने डिब्बे में रखी चीनी और सूखे कप की फॉरेंसिक जांच करना जरूरी समझा। सर चाय के सूखे कप में केमिकल की ट्रेसेस हैं। और सर चीनी के एक डब्बे में भी केमिकल है। मतलब चाय में केमिकल मिला के पिलाया गया था। जिसने डॉक्टर सुनीता के लिए किचन में केमिकल मिली हुई चीनी का डिब्बा रखा था, जिसने हत्या से पहले सुनीता की चाय में केमिकल वाली चीनी मिलाई थी, जिसे सुनीता के घर के अंदर बाहर लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की जानकारी थी, वो और कौन हो सकता था? अब जांचकर्ताओं का सीधा शक सुनीता के पति डॉक्टर राजेश पर था। जांचकर्ताओं ने फैसला किया कि वो डॉक्टर राजेश की कॉल डिटेल की जियो मैपिंग करेंगे, यानी डॉक्टर के कॉल रिकॉर्ड के आधार पर उसकी लोकेशन की एनालिसिस करने का फैसला किया गया। डॉक्टर के उस दिन की कॉल डिटेल्स को अच्छे से खंगालो। देखो किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से बात हुई थी? उस दिन उसने किसी से कोई खास बात नहीं की। एक कॉल अपनी पत्नी को की, एक पड़ोसी को और एक पुलिस को। बाकी कोई खास बात नहीं हुई। इसकी लोकेशन देखो। तो डॉक्टर राजेश की लास्ट लोकेशन हॉस्पिटल थी और उसकी लोकेशन के अलावा उसकी गाड़ी भी हॉस्पिटल में ही थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बेस पे हम कह सकें कि हमारा सस्पेक्ट डॉक्टर राजेश की मर्डरर है। डॉक्टर सुनीता की हत्या में न तो हत्यारे का पता चल रहा था न उसके मोटिव का। लेकिन इस केस में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब नदी के किनारे एक पॉलीथीन में
एक जैकेट, एक खून से सना हथौड़ा और एक ग्लव्स मिला। मुझे लगता है ये जैकेट जिस शख्स की है वही सुनीता का मर्डरर हो सकता है। कौन हो सकता है? हमारा सस्पेक्ट तो फिलहाल सुनीता के पति डॉक्टर राजेश ही है। जांचकर्ताओं को सुनीता के पति डॉक्टर राजेश पर शक था, लेकिन सच्चाई क्या है यह साबित होना अभी बाकी था। इस केस में मर्डर वेपन मिल चुका था, लेकिन हत्यारा इतना शातिर था कि उसने कोई भी निशान नहीं छोड़ा था। उसने बस एक गलती कर दी और यही गलती उसे सजा दिलाने वाली थी। जैकेट के कॉलर की सैंपलिंग करके उसके डीएनए का पता लगाया जा सकता है। You're right, sir. जैकेट से डीएनए का सैंपल मिल गया, लेकिन यह डीएनए किसका हो सकता है? जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सस्पेक्ट था डॉक्टर राजेश। जांचकर्ता डॉक्टर राजेश का डीएनए सैंपल लेना चाहते थे, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि डॉक्टर ना तो एफआईआर में था, ना ही उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत था। इसलिए जांचकर्ताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड डीएनए हासिल करने के लिए एक चाल चली। सादी वर्दी में जाना और डॉक्टर राजेश जब सड़क पर जा रहा हो तो उससे जानबूझकर झगड़ा करना। हमें डॉक्टर राजेश का डीएनए सैंपल चाहिए, कुछ इस तरह से। पुलिस वाले तय वक्त पर रोड रेज के ड्रामे के लिए निकल पड़े। जल्दी करो यार, वो निकल जाएगा। फिक्र मत करो, हम पहुंच जाएंगे। कैसे गाड़ी चला रहा है? What do you mean? बताओ मैं तुमको। What do you mean? आप गलत ड्राइव कर रहे हैं। क्या? आप गलत ड्राइव कर रहे हैं। चलो ट्रेन के साइड को बता। क्या कर रहे हैं आप ये? मेरे को बता। क्या कर रहे हैं आप ये? चलो रहने दो, इसको छोड़ दें। डॉक्टर राजेश को पता भी नहीं चला कि वो पुलिस के ड्रामे में फंसा था। उसका डीएनए लिया जा चुका था। अब बारी थी डीएनए जांच की। सर, डीएनए की रिपोर्ट आ गई है। ये वो डीएनए है जो हमने डॉक्टर राजेश की हैंकी से लिया है कल, और ये वो वाला डीएनए है जो हमने उस जैकेट की कॉलर से लिया है। एंड बोथ डीएनएज आर सेम। दोनों के डीएनएज आपस में मैच हो रहे हैं। सी, इसका मतलब है सारा षड्यंत्र डॉक्टर राजेश ने किया है। डीएनए जांच से ये बात साफ हो गई कि डॉक्टर राजेश ने ही अपनी बीवी की हत्या की। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उसने आखिर ये हत्या क्यों की और इसके पीछे की वजह क्या थी। फॉरेंसिक जांच के नतीजों में डॉक्टर राजेश अब पूरी तरह फंस चुका था। पुलिस ने बगैर देरी के डॉक्टर राजेश को गिरफ्तार कर लिया। आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर का काम इंसानों की जिंदगी बचाना होता है, लेकिन तुमने तो अपनी ही वाइफ का मर्डर कर दिया। मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की थी। तो फिर डाइवोर्स ले लेते।
डाइवोर्स लेना इतना आसान नहीं था। मेरी वाइफ के घर वाले काफ़ी पावरफुल लोग हैं, इसलिए मैंने उसकी हत्या करने का फैसला किया। और फिर मर्डर का प्लान कैसे किया? इसके लिए मैं 1 साल से तैयारी कर रहा था। मैंने अपने ससुराल वालों का भरोसा जीता, उनसे अच्छे संबंध बनाकर रखे ताकि वो मुझ पर किसी तरह का शक न कर सके। मैं सुनीता की चाय में वो केमिकल मिलाया करता था जिससे उसका नर्व सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। वो चाय पीने के बाद धीरे धीरे नींद में चली जाती थी। मैं उसे नींद का केमिकल इसलिए दे रहा था ताकि वो हत्या के वक्त चीखे चिल्लाए नहीं। सुनीता को गुमराह करने के लिए मैंने शुगर का बहाना बनाकर अपने लिए अलग चीनी का डिब्बा किचन में रखवाया था। हत्या वाले दिन क्या किया? उस दिन तो तुम हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थे ना? सर उस रोज़ भी अस्पताल गया था। मैंने अस्पताल के स्टाफ को बुलाकर ये कह दिया था कि 1 घंटे तक कोई पेशेंट अंदर ना भेजें। लंच के बाद मुझे 1 घंटे आराम करना है। किसी भी पेशेंट को अंदर मत आने देना। चलो मैं दरवाज़ा अंदर से बंद कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और पिछले दरवाजे से अस्पताल से बाहर निकल आया। अस्पताल से निकलने के बाद मैंने टैक्सी ली। टैक्सी के लिए मुझे कहाँ इंतज़ार करना है, कहाँ उतरना है, ये रोड मैप मैंने बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। मैंने उसी रूट को फॉलो किया जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। इसके लिए मैंने महीनों पहले से रोड मैप बनाया था। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए एंट्री का अलग रास्ता चुना, इसलिए किसी भी सीसीटीवी में मैं नज़र नहीं आया। और उसके बाद? केमिकल की चाय पीने के बाद मेरी पत्नी नींद की हालत में थी, इसलिए उसे मारने के लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी। मैंने ग्लव्स पहना, मैंने उसके सिर पर हथौड़े से अटैक किया। इसके बाद घर के कीमती गहने जेवर अपने पास रख लिए ताकि मामला लूटपाट का लगे। हत्या के बाद मेरे जैकेट और ग्लव्स में खून लग गया था। सारे सामान को मैंने काले पॉलीथीन में पैक किया, फिर घर से निकला, पॉलीथीन को फेंका और 1 घंटे के अंदर वापस पिछले रास्ते से अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर राजेश, तुमने तो बड़े बड़े शातिर अपराधियों के भी कान काट लिए। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक दिखता है और एक नहीं दिखता। जो नहीं दिखता है वो फॉरेंसिक साइंस देखता है। ये केस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। साथ ही उन अपराधियों के लिए सबक भी है जो ये सोचते हैं कि वो अपराध करके किसी भी तरीके से बच जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।